नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में। कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोगों को नमस्कार। एक स्टूडेंट का डाउट है सर, पीट सॉइल और सलाइन सॉइल के बारे में बता दो। ठीक है भाई, 2 पॉइंट मैं बता दूं, फिर आगे नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं। एक होती है देखो पीट सॉइल, हिंदी में इसको कहा जाता है दलदली मिट्टी। ये डाउट है। पीट सॉइल की अगर मैं बात करूंगा तो पीट सॉइल कहां पाई जाती है सर? ये पाई जाती है कहां पे? आंसर होगा फाउंड इन मार्सी एरिया। ये कहां पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा आपका? दलदली स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है ना? कहां पाई जाती है? दलदली स्थानों पर पाई जाती है। किसकी खेती हो सकती है इसमें? कॉटन की हो सकती है, सबसे ज्यादा जूट की होती है। कॉटन है, जूट है, मक्का की भी हो सकती है और धान की हो सकती है। कहां कहां पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और पाई जाती है कहां? ये तमिलनाडु में। एक सॉइल होती है जिसे कहा जाता है सलाइन सॉइल। हिंदी में कहा जाता है इसी को लवणीय मृदा। सलाइन सॉइल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या पाया जाता है सर? एक तो सोडियम और पोटेशियम। इन दोनों के कारण ये कैसी होती है? इन दोनों के कारण ये लवणीय होती है। आगे अगर मैं बात करूंगा इस मिट्टी में तो अगला पॉइंट होगा कि जो सलाइन सॉइल है कहां पाई जाती है? तो आंसर होगा लगभग सभी राज्यों में। है ना? कहां पाई जाती है? लगभग सभी राज्यों में। आपसे अगर यह पूछा जाता है कौन सी खेती कर सकते हो, तो अनाज वाली फसलों का उत्पादन होता है इसमें। ठीक है ना? अनाज वाली फसलों का उत्पादन। सबसे ज्यादा ये कहां पाई जाती है? गुजरात। गुजरात के बाद पाई जाती है महाराष्ट्र, फिर पाई जाती है यूपी में, फिर पाई जाती है बिहार में। ठीक है, चलिए जी। अब हम आज नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, नए चैप्टर पर आ जाते हैं। ओके, नए चैप्टर पर आ जाते हैं। आज यार मेरी किडनी में पेन हो रहा है। नया चैप्टर हेडिंग डालो। प्रशांत, कौन सी रह गई है? रेड सॉइल के बारे में और बता दो। रेड सॉइल में ग्रेनाइट चट्टान से बनती है।
और ग्रेनाइट चट्टाने में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, इसी कारण इसका होता है रेड कलर। ओके, किस किस की खेती होती है इसमें? तो आपका आंसर होगा मूंगफली की खेती होती है और सब्जी उगाई जाती है और तंबाकू उगाई जाती है और मूंगफली, सब्जी, तंबाकू, आलू की भी खेती की जाती है। ठीक है, कहां कहां पाई जाती है? तो यूपी में भी पाई जाती है सर, ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है, नया चैप्टर हेडिंग डालो आप, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। हिंदी में इसी को कहा जाता है भारत की कृषि। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया या भारत की कृषि। तो हमारा भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत जो है वो क्या है? एग्रीकल्चरल कंट्री है। कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्यों है? क्योंकि मोर देन 50%, यानी आधे से भी ज्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है ना? आधे से भी ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और कृषि, याद रखना, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि क्या करता है? सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। बराबर है यहां तक? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अगर हम बात करेंगे भारत में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो आप एक हेडिंग डालकर लिखोगे, इन इंडिया फॉलोइंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना? यानी कि भारत में निम्न फसलों का उत्पादन होता है। कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है सर? एक एक करके देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी क्रॉप? फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करते हैं रबी की फसल। ये इनको बोना और काटना, ये दोनों ही क्या सिस्टम है? इनको बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। काटा कब जाता है? मार्च और अप्रैल में। क्या इस टाइम पे बारिश होती है? नहीं होती। तो ये कैसी हैं? इरिगेशन क्रॉप्स हैं, यानी ये हैं सिंचाई वाली फसल। क्या होती है? सिंचाई वाली फसल होती है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका? एग्जाम्पल में आएगा जी गेहूं,
जौ, चना, मटर, है ना, सरसों, आलू, ये क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। बराबर है। इसके बाद फिर आती हैं दूसरे नंबर पे जायद फसल। इनको बोना और काटने का क्या सिस्टम है? जायद फसल को कब बोया जाता है? जून जुलाई में। काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। ये कैसी फसल है? ये है सर मॉनसून क्रॉप्स। ये होती हैं सर मानसूनी फसल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में आएगा सर इसमें धान, ज्वार, बाजरा, है ना, मक्का, जूट, कपास, तंबाकू, मूंगफली, ये सब आ जाएगा। नोट कर दो जल्दी से। जायद नहीं खरीफ आएगा, यहां पे गलत नाम लिख दिया मैंने भाई, सॉरी। नोट करना यार, पेन ज्यादा हो रहा है, पेन हो रहा है मेरे। एक लिख रहा है दारू, मतलब क्या रे, दारू का क्या मतलब है? ज्वार बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वार को तो ज्वार ही लिखा जाता है, बाजरा को मिलेट लिखा जाता है। गन्ना एक साल की फसलों में आता है। धान का कटोरा और बालों का कटोरा, है ना,
और किसका कटोरा उसका कटोरा सब आ जाएगा, तसल्ली रखो। उफ। ठीक है, अब हेडिंग डालो जल्दी से पहले। जायद क्रॉप्स। इनको मार्च में तो बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। इसमें आ जाती हैं सभी सब्जियां। सभी सब्जियां, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद क्रॉप्स में आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके ये पढ़ना है। देखियो आनंद क्या लिख रहा है। बेटा आनंद, तू गाली लिख रहा है, मुझे हंसी आ रही है। एक बार सोच। हाँ हाँ, करा दो। फैमिली तेरी भी है, फैमिली हमारी भी है ना। और हम तो तेरी फैमिली की रेस्पेक्ट करते हैं भाई। जैसी तेरी माँ है वैसी मेरी माँ है, जैसे तेरे भाई बहन है वैसे मेरे भाई बहन है। अब ये बात तेरे घर वालों को पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। है ना, उन्हें क्या लगेगा कि किस जाहिल इंसान को हमने पाला पोसा था अब तक। करा दे। और ये हाल तो तब है जब मैं क्लास में आते ही ये बोलता हूं कि आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हो, तब भी यार ऐसी हरकत कर देते हो, अजीब इंसान हो। चलो, राहुल एक टीचर का नाम लिख रहा है, कह रहा है वो टीचर तो डिजिटल मैप से पढ़ाते हैं, उन्हीं के जैसा पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। वो सर तो डिजिटल मैप से पढ़ाते हैं, आप उन्हीं की तरह पढ़ाओ। तो आप उनसे क्यों नहीं पढ़ रहे, आप उन्हीं से पढ़ लो भाई। मैं सीधे हाथ से खाना खाता हूं, खाना ही खा रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उल्टे हाथ से खाना खाते होंगे, तो फर्क क्या पड़ता है, चाहे सीधे से खा ले या उल्टे से खा ले। और अगर तुझे ये लग रहा है कि नहीं सर उल्टे हाथ से खाने में ज्यादा मजा है, तो भाई तू वैसा कर ले। अब सोच कौन सी बड़ी बात है, मैं यहां डिजिटल मैप लगा दूंगा अभी डाउनलोड करके और उसी पे ले पढ़ाता रहूंगा मैं सुबह से शाम तक। मेरे लिए ये ज्यादा मेहनत का काम होगा, या फिर मैं पूरा मैप खुद हाथ से बनाकर उस पर समझा के पढ़ा रहा हूं, या वो ज्यादा मेहनत का होगा। क्यों? ठीक है, ज्यादा डिजिटल डिजिटल के चक्कर में, समझ रहे हो, पेपर भी डिजिटल करवा दिए तुम लोगों ने। सिलेक्शन भी अब डिजिटल ही हो रहे हैं, पता चला पेपर आने से पहले ही गायब हो लेता है। किसी के कान में डिवाइस निकलती है, किसी के माथे में डिवाइस निकलती है, किसी की चप्पलों में डिवाइस निकलती है। ये डिजिटल के चक्कर में होश में आ जाओ, जो जैसे पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने दो। सबके अपने अपने तरीके हैं और सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, किसी से भी पढ़ ले, तुझे जहां बढ़िया लगे वहां पढ़। चलो जी, बात करते हैं अब चावल की। धान की बात करते हैं। ये भी डिजिटल से पढ़ाऊं कि धान कैसा होता है।
हैं? धान देखा है सबने या डिजिटल से दिखाना पड़ेगा? अगर हम राइस की बात करेंगे तो ध्यान से समझना, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है। ये एक उष्ण पौधा होता है। बात क्लियर है? चलो, उष्ण पौधे का मतलब क्या है? तो आपको इसका आंसर होगा टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई टू ग्रो दिस प्लांट, है ना? यानी कि पौधे में वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए? उच्च ताप आवश्यक होता है। एक्चुअल में है क्या, अभी अगर मैं मैप को हाथ से बनाने के अगर फायदे बताऊंगा, बात वो हो जाएगी कि मैं किसी टीचर से कंपेयर कर रहा हूं या किसी को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मेरा काम केवल दिखाना नहीं है, मेरा काम सिखाना भी है। मैं जो यहां बोर्ड पे मैप बनाता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकबर के जमाने का चित्रकार हूं और मैं बहुत अच्छा चित्रकारी कर लेता हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो बनाना सीखोगे। और सही मायने में देखा जाए तो एक टीचर का काम ही सिखाना होता है। समझ रहे हो ना? तो जो मैं यहां मैप बनाता हूं, मेरा उद्देश्य है कि आपको वो बनाना आए। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा कि मैंने आपको कोई चीज दिखा रहा हूं, आगे बात समझ में, और दूसरी कंडीशन यह कि मैं उस चीज को आपको सिखा भी रहा हूं और बनाना भी सिखा रहा हूं। तो मैं तो ये चाहता हूं दिल से कि जैसे मुझे ये सारी चीजें आती है मेरे स्टूडेंट को भी आए। इसलिए मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया कभी मैंने डिजिटल मैप का यूज नहीं किया, मैंने खुद भी मेहनत की और खुद बनाना सीखा। यही इसके पीछे का कारण है। अब इतनी सारी बातें स्टूडेंट को क्यों समझाई जाए, उसका टाइम खराब किया जाए? बट कुछ स्टूडेंट अलवेले टाइप के होते हैं, उनको ये लगता है कि अरे नहीं सर, वो उससे दिखा दो, वैसे दिखा दो, रंगीन दिखा दो, ऐसे करा दो। ठीक है ना? तो आप हर पॉइंट के पीछे लॉजिक होता है। अगर मैं किसी पॉइंट पे 4 लाइन लिखा ही रहा हूं, है ना, तो इसके पीछे भी कारण हो सकता है कि उतना ही आता हो, है ना, उतना ही आता हो। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? स्टूडेंट को एग्जाम देना होता है कांस्टेबल लेवल का, और वो फिर आके टीचर से कहता है जी इतने कंटेंट से कुछ नहीं होगा, डीप पढ़ाओ। जैसे ये आइंस्टीन के जमाने के एग्जामिनर रह चुके हैं, इनको एक एक एग्जाम की पता है कि भाई कितना गहराई में आके पेपर आता है, और सामने जो खड़ा हुआ है वो तो वैसे ही मुंह उठा के आ गया कहीं से, उसको तो कुछ पता नहीं है। तो हर बैच में इस टाइप की प्रजातियां देखने को मिलती हैं जिनको देखकर मन करता है कि चिड़ियाघर के दरवाजे खुलवा दिए जाएं और इनको वहां छोड़कर आया जाए। बुला रहे हैं चिड़ियाघर वाले कि भाई वापस भेज दो इन लोगों को, कहां ले गए आप, होश में आ जाओ, पढ़ाई कर लिया करो चुपचाप। ठीक है? मतलब मैं यहां पढ़ाने आया हूं तो मुझे नहीं पता कि कहां कितना गहराई में पूछा जाएगा, इनको संपूर्ण ज्ञान है। चावल जो है, चावल के लिए मैंने बताया ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब यह हुआ कि चावल की फसल को बढ़िया तरीके से तैयार होने के लिए टेम्परेचर की क्या होगा, टेम्परेचर की जरूरत ज्यादा होगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो चावल जो है हमारे इंडिया की मेजर फूड क्रॉप है ना? ये क्या है? मुख्य खाद्य फसल है। ये क्या है?
मुख्य खाद्य फसल है। मुख्य खाद्य फसल का मतलब क्या है? मतलब यह है इसका कि सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है? सबसे ज्यादा भारत में चावल खाया जाता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, प्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि उत्पादन कहां होता है। एक कह रहा है आपकी बहुत लड़के मजाक बनाते हैं, बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है, रिलैक्स रहा करो। चाइना में सबसे ज्यादा होता है उत्पादन। इंडिया में अगर पूछा जाता है तो वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर आंध्र। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पर हेक्टेयर यानी कम से कम जमीन पे सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आंसर होगा पंजाब। टोटल प्रोडक्शन कहां ज्यादा होता है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। गेहूं। गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, इसको इरिगेशन की जरूरत होती है ना, या फिर आप यूं कह लो, करा दिया परमानेंट, हाँ हो गया, अरे वाह। हाँ, अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट गेहूं की, तो गेहूं को पकने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो आपका आंसर होगा लगभग 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती ही होती है। ओके, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है भाई, चाइना फर्स्ट पे आता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि गेहूं को तैयार होने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है, या फिर सीधा सीधा यूं लिख लो, जाड़ा पड़ना जरूरी है, ठंड की आवश्यकता होती है। बोलते ना कि जब तक कोहरा नहीं पड़ेगा तब तक गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी, सुना होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे नंबर पे, यानी कि यह है भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। यह हमारे भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल है, यानी दूसरे नंबर पे खाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो यही है छोटी छोटी आंखों वाले। पता नहीं ऊपर वाले ने यार कहां से इनको दिमाग दिया है, क्या दिया है। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे अपना हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, यूपी में, फिर होता है जी पंजाब में, फिर होता है जी हरियाणा में, फिर होता है एमपी में। ठीक है, पंजाब क्या है, प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब में अधिक होती है। अब समझ आया? बिहार का भी नाम लिख दो राइस में, यहां भी ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जब है ही नहीं टॉप 3 में तो जबरदस्ती लिख दो। क्यों भाई, ऐसे तो मेरा बस चले, मैं हर जगह यूपी यूपी करता रहूं, बट उसके लिए प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। कर दो नोट। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में किसकी शुरुआत की गई थी, हरित क्रांति की। चलो हरित क्रांति के बारे में अभी बताता हूं, पहले इतना नोट करो।
हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखो। लेखपाल की वैकेंसी आ गई यूपी में है। हरित क्रांति की बात करते, सबसे पहली बात हरित क्रांति की अगर मैं बात करूंगा, मैंने जब नदियां पढ़ाई होंगी तो वहां बताया होगा कि जो केजी बेसिन है, के फॉर है कृष्णा और जी फॉर है गोदावरी, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र है उसे केजी बेसिन कहा जाता है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसी क्षेत्र में क्या होता है, इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है, इसी वजह से इसको धान का कटोरा कहा जाता है। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको वर्ल्ड लेवल पर या मैक्सिको में शुरुआत की गई थी। मैक्सिको में शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। इनका नाम क्या था? नॉर्मन ई बोरलॉग था, राइट। 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन से नॉर्मन ई बोरलॉग ने या जीनोम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यानी कि उच्च किस्म के बीज का उत्पादन किया। गेहूं के उच्च किस्म के बीज का गेहूं का उच्च किस्म का बीज तैयार किया। और जो किसका तैयार किया इन्होंने उच्च किस्म का बीज, तो आपका आंसर होगा मैक्सियन व्हीट का। और जो मैक्सियन गेहूं था, इसकी इन्होंने 2 प्रजातियां तैयार की। एक का नाम था कल्याणी सोना, प्रजाति का नाम है, और दूसरी प्रजाति का नाम था सोनालिका। कल्याणी सोना और सोनालिका। बराबर है। 1964-65 में हमारे यहां पर सूखा पड़ा था। 1965 में पाक युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ हमारा। ऐसी कंडीशन में हमारे यहां पे अनाज का संकट उत्पन्न हुआ। अनाज का संकट आया, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रीन्स इंडिया ने फेस किया। तो इसी टाइम पर 1966 से लेकर के 7 के टाइम में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था स्वामीनाथन। क्या नाम था? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने क्या किया? स्वामीनाथन ने भारतीय हरित क्रांति शुरू की। इन्होंने क्या किया? इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इन्होंने भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत की और इसके अंतर्गत क्या किया गया? यूपी में, पंजाब में और हरियाणा में इसको 3 जगह लागू कर दिया गया और लागू करने के बाद गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की गई। गेहूं का जो उत्पादन था, इस उत्पादन को क्या किया गया? बढ़ाया गया। गेहूं के उत्पादन को क्या किया गया? बढ़ाया गया।
उत्पादन बढ़ा भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर क्या होगा आपका? नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर क्या होगा? स्वामीनाथन जी हैं। और अगर यह पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो आंसर होगा आपका विलियम गॉड। विलियम गॉड ने क्या किया? शब्द दिया। ठीक है ना? विलियम गॉड ने क्या दिया था? हरित क्रांति शब्द दिया था। बात क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन और आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, है ना, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो याद रखना, इस टाइम पर योजना अवकाश था, कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी। नोट कर दो, नोट कर दो जल्दी से। उस समय भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी। क्यों भाई, एक बात बताओ, इसमें शाम वाले सेशन में क्यों नहीं आते? और उसमें लाइव 8 बजे वाला जो सेशन होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, यूपी पुलिस और लेखवाल वाला जो एग्जाम आ रहा है ना, उसी के रिलेटेड टारगेटेड क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं उसमें। शाम को जो सेशन चलता है यूट्यूब चैनल राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन पे। ठीक है? तो शाम को 8 बजे लाइव सेशन होगा, वहां सारे लोग मिलो, क्वेश्चंस अटेंड करो, समझो उन्हें। और मैं कह रहा था कि टारगेटेड क्वेश्चंस करवा देते हैं उसके। अब शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 50 के 50। ठीक है? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।